हेलो डियर लर्नर्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फिल द फॉर्म। आप सभी का फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितु और मैं आपकी सीटीपी क्लासेस लेती हूँ। और आज स्टार्ट करते हैं हम नया सेशन, तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाइए मुझसे। गुड आफ्टरनून श्वेता जी। जो लोग मुझसे कनेक्ट होते जाएं वो अपना नाम लाइव चैट बॉक्स में लिखते जाएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपके लिए वो आपके एग्जाम में आप किसी भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उसमें ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाइए मुझसे। और एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो सही आ रही है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप लोग मेरे से। चलिए तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिल द फॉर्म पे। और मेरा नाम रितु है और मैं आपकी सीडीपी क्लासेस लेती हूँ। और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं और आगे के भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचिंग से कोई भी रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे हो, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा स्कोर कराने वाला है, अच्छा नंबर आने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके नंबर जरूर फंसेंगे। बस आप टॉपिक को पहले समझ लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बाकी लोग भी जुड़ते जाइए। कल कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं हो पाई थी, सो वी लेट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी फिल फॉर्म की ऐप है जहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं और जो भी फॉर्म लेटेस्ट अपडेट होती हैं, आपको फिल फॉर्म पे सब कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आप फिल फॉर्म पे जाके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फिल फॉर्म ऐप को अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपको लेटेस्ट न्यूज होगी जॉब से रिलेटेड या जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, हमारी जो पीजीटी और टीजीटी की बैच स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे डी ट्रिपल एस पी, केवीएस, एनवीएस आपके सारे एग्जाम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जा रही हैं। यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल रहा है और आपके सारे सब्जेक्ट्स की जो तैयारियां हैं वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग आते जाइए और चैनल को लाइक करते जाइए। तो हमारा जो क्लासेस स्टार्ट हैं, जैसा मैं आपको रोज बताती हूँ, एवरीडे 8 AM में आपकी है करंट जीके, 9 AM एसएसटी है, 10 AM मैथ है, जीके, जनरल इंग्लिश, संस्कृत। 3 PM जो सीडीपी में आपको मंडे टू सैटरडे क्लास लेती हूँ वो है। और 4 PM पे आपकी रीजनिंग है, 5 PM पे आपको होम साइंस है और 6 PM पे इन्वायरमेंटल साइंस है, 7 PM पे आपको कंप्यूटर मिल रहा है और 10 PM पे आपको जर्नल हिंदी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारियां कराई जा रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है आपका यहाँ पर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हम की ऐप पे भी जा सकते हैं। हमारी सी टेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लासेस भी 15 अगस्त से स्टार्ट हैं। तो आप सब लोग जो लोग भी बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर टेट स्टेट की भी हो, वो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सारे टेट के लिए सब चीजें मिलेंगी पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि स्पेशल सी टेट के लिए ही आपको मिलेगा, हर टेट की तैयारी के लिए आपको ये क्लासेस रहेंगी। गुड आफ्टरनून सोनाली जी। चलिए फिर मैं बता रही थी कि आपकी जो सीटेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। 9 AM आपकी एसएसटी चल रही है, 10 AM पे आपकी मैथ है और 1 PM पे जर्नल इंग्लिश और संस्कृत भी है। जो आपकी लैंग्वेज के सेक्शन आता है उसके लिए है। जो बच्चे संस्कृत में हैं वो संस्कृत को ले सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश के लिए हैं वो इंग्लिश को ले सकते हैं। और 3 PM सीडीपी है जो सारे टेट में कॉमन होता है, आपके टीचिंग एग्जाम में सभी में आते हैं। 4 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लास है और 6 PM पे है आपकी इन्वायरमेंटल, 7 PM पे कंप्यूटर और 10 PM पे आपकी हिंदी है।
ठीक है, क्लियर है आप लोग को बात? चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्ट टॉपिक भी कह सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है ये। जो आपके हर टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें इससे प्रश्न बनते हैं। आपके 2 नंबर के तो प्रश्न यहीं से आते हैं और एक बार जो आपने इसको समझ लिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएँगे और आप इसको करके आएँगे। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे की। गुड आफ्टरनून ज्योति जी। ऐसे ही आप लोग जुड़ते जाइए और अपने नाम भी डालते जाइए ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके? तो अभी तक जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े वो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक किए कि बाल विकास क्या है, बाल विकास की थ्योरीज पढ़ी हमने, उसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़े, हमने जीन प्याजे जी को पढ़ा, वाइगोट्स्की जी को पढ़ा, कोलबर्ग को पढ़ा। उसके बाद से जो हमने पढ़ा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो मेरी लास्ट क्लास थी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में थी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? यहाँ तक की टॉपिक जो है हमने कंप्लीट किया है, वो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे। जो लोग नए हैं मुझसे और जो नहीं देख पाए हैं, वो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक से देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का चैनल भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ के वहाँ से नोट्स वगैरह और जो भी आपके एमसीक्यू हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस तथा बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ेंगे, बुद्धि क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं और इसकी जो थ्योरीज़ दी गई हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। हम जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको ये कार्य करना है, जनरली मम्मी-पापा हर बच्चे हम लोग यही बोलते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इस कार्य को करो। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं इससे आपको क्या रियलाइज़ होता है कि बुद्धि क्या चीज़ है? मैंने इस पिक्चर को इसलिए डाला कि आप उसको खुद देखें और खुद सोच के बताएँ कि बुद्धि क्या है? तो इसमें जो आप पिक्चर दिख रहा है, इससे आप क्या-क्या आप समझ पा रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस पिक्चर में क्या-क्या दिख रहा है। तो जल्दी-जल्दी अपना आंसर दीजिए कि आपको इस पिक्चर में क्या-क्या दिख रहा है। हाउ टू डिफाइन इंटेलिजेंस? मैं आप लोग का वेट कर रही हूँ। चलिए आप लोग अपना आंसर देते रहिए। मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि को आखिर कहते क्या हैं? किसी कार्य को करने की क्षमता हमारी बुद्धि है। जिस कार्य को हम सीखते हैं और उस सीखने का प्रयोग करते हैं, जिस मेथड के द्वारा, जिस अपनी शक्ति के द्वारा सीखते हैं, वो क्या होती है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। बुद्धि अगर ना होती तो एक जीव और एक जानवर में क्या डिफरेंस होता? वही होता है कि एक बुद्धि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हम ह्यूमन्स बीइंग्स को ही माना गया क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग का यूज़ हम लोग ही करते हैं अपने। तो भगवान ने हमें हमारे पास हमारा ब्रेन दिया है उसको यूज़ करने के लिए। तो जहाँ हम इस ब्रेन का यूज़ करते हैं वहीं पे हमारा बुद्धि कार्य करता है। तो पहला जैसा आपने देखा एबिलिटी टू लर्न मतलब किसी चीज को सीखने की योग्यता हमारी बुद्धि है जिसके द्वारा हम किसी नई चीज को सीखते हैं वो क्या हुई हमारी बुद्धि हुई। फिर क्या हुआ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम किसी समस्या को समझना पहचानना। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी समस्या को कैसे समझेंगे उस पे तर्क कैसे करेंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या है बुद्धि किसी समस्या को समझना प्रॉब्लम को जानना फिर द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम और जब उस सिचुएशन में हम अपनी बुद्धि का यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं वो होती है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि क्या हुई द एबिलिटी टू लर्न कुछ सीखने की योग्यता
कुछ पहचानने, तर्क करने की योग्यता जो हमारी मानसिक शक्तियाँ होती हैं, इनके द्वारा हम अपने वर्ड को जानते हैं, सीखते हैं, नए प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालते हैं। ये होती है हमारी इंटेलिजेंस। ये सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, किसी व्यक्ति में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में एक्स्ट्रा भी होती है, जिसे हम तीव्र बुद्धि कहते हैं कि इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण और यह किसकी वजह से होते हैं? हमारे वंशानुक्रम के कारण और हमारे वातावरण के कारण और इन दोनों की अंतःक्रिया जो होती है उसके अनुसार डिपेंड करता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हाँ, सही बोला सोनाली जी ने कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बिल्कुल सही जवाब है। नई चीज़ों को सीखना, फिर उसको अपग्रेड करना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए फिर इसके आधार पे बुद्धि को एक निश्चित डेफिनेशन में बाँध तो नहीं सकते, इसकी जो योग्यताएँ हैं, जो मनोवैज्ञानिक ने दिया कि मानसिक शक्तियाँ क्या हैं, उसके बेसिस पे जो परिभाषाएँ दी गई, उनको कुछ क्लियर करते हैं कि उसके हिसाब से बुद्धि का स्वरूप क्या है। नेक्स्ट जो आपकी बात करते हैं वुडवर्थ जी ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है मतलब किसी कार्य करने के योग्य बनाती है हम उस कार्य को कितने बेटर तरीके से कर सकते हैं वो हमारी होती है बुद्धि इंटेलिजेंस इज द मेथड ऑफ वर्किंग हमारे काम करने का एक तरीका है जो हम उसमें यूज करके किसी कार्य को करते हैं नेक्स्ट टर्मन जी ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हम अपने दिमाग से सोचते हैं जो हमें प्रत्यक्ष तो नहीं है पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दिमाग में है और उसके बेसिस पे हम जो चीजों पर निर्णय लेते हैं विचार करते हैं और कार्य पूर्ण करते हैं क्लियर है मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि बुद्धि क्या है? वुडरो जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और उन चीज़ों को सीख कर अपने अंदर भरते हैं, यानी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं अपने अंदर, यानी किसी कार्य अच्छी तरीके से करने की क्षमता। उसी तरह डियर बर्ने जी ने क्या कहा कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है जो भी कुछ हम सीखते हैं फिर नए परिस्थिति में जाके जो कुछ सीखा है उसको नई परिस्थिति में यूज करके उस समस्या से हम आगे बढ़ जाते हैं ये होता है हमारे पूर्व अनुभव से नई चीज को सीखने का लाभ क्लियर है मेरी बात आप लोगों को चल फिर आगे बढ़ते हैं उसके बेसिस पे बकिंघम जी ने का भी एक परिभाषा बहुत ज्यादा फेमस है वो मैं बता देती हूँ कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है जो कुछ हमें सीखने के लिए इंस्पायर करती है जिस तरीके से हम जितनी अच्छे तरीके से किसी चीज को सीख लेते हैं वो हमारी इंटेलिजेंस है जो व्यक्ति जितनी जल्दी सीखेगा उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही अच्छी होगी ये कहा बकिंघम जी ने ठीक है इसके आधार पर हम इन परिभाषाओं को किस तरह से बांट सकते हैं इनकी विशेषताओं को लेके कि बुद्धि क्या है एक सीखने की योग्यता है एबिलिटी टू लर्न किसी कार्य को सीखने की एक योग्यता हमारे अंदर है अमूर्त चिंतन करने की यानी कि हम अपने दिमाग में जो चीजें हमारे सामने नहीं है हम उसके बारे में भी सोचकर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये होता है नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि हम अगर किसी परेशानी में या किसी समस्या में पड़े तो हम किसका यूज करते हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उस समस्या को अच्छी तरीके से हल करते हैं फिर हमारा जो वातावरण है उसमें हमें समायोजित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमारे बुद्धि की कि हमारे हम जिस परिवेश में जिस वातावरण में जिस समाज में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ढलना अनुकूल होना वो क्या होती है हमारी बुद्धि होती है यानी हमारे वातावरण में समायोजित होने की विद्या को क्या कहते हैं बुद्धि कहते हैं क्लियर है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग को अगर बातें समझ में भी आ रही हो तो एक बार कंफर्म करते जाना कि कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक
और यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताते जाना। कभी-कभी ये डेफिनेशंस भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, तो आपको इनकी विशेषताओं से इनको याद रखना है कि किसने ये क्या कहा। वुडवर्थ जी ने कार्य करने की योग्यता कहा, क्षमता कहा, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, ज्ञान को अर्जित करने की योग्यता है और हमें हमारे परिवेश में समायोजित होने की योग्यता है। इन लोगों को याद करते हुए आप जब ये परिभाषाएँ याद करेंगे तो आपको काफ़ी बेटर होगा इस चीज़ को आपके दिमाग में डालने की। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए फिर यहाँ तक तो हमने बात की कि बुद्धि क्या है और इसकी परिभाषा के रूप में इसकी विशेषता क्या है। फिर आगे हम डिटेल में इसकी विशेषता के बारे में बातें करते हैं। ओके, थैंक यू सोनाली जी। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इन सब परिभाषाओं को लेते हुए जो इसकी विशेषताएं बताई गई कि सीखने की योग्यता, जो मैंने आपको पहले बताया, बुद्धि क्या करती है, हमें नई चीजों को सीखने में हेल्प करती है। जो भी हम अपने वातावरण में चीजें देखते हैं, जानते हैं, उन चीजों को सीखने में क्या करती है बुद्धि, हमारी सहायता करती है। उन चीजों को हम अपने इंटेलिजेंस के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट जो कहा, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी हम जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं उनको तो हम देख के सीख ही रहे हैं। जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है उनको हम अपने दिमाग से अमूर्त चिंतन के द्वारा उन चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, उसकी इमेज जो होती है हमारे दिमाग में हो बनती है और उस पे एक प्रॉपर सोल्यूशन हम अपने दिमाग के द्वारा उसको हल करते हैं। फिर किसी समस्या में अगर हम पढ़ते हैं तो उस समस्या के समाधान में ये बुद्धि हमारी हेल्प करती है, चाहे वो आपके पारिवारिक हो, आर्थिक हो या फिर आपके शारीरिक, ऐसी कोई भी समस्या हो जिस पे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, यानी हमने जो कुछ सीखा उसको जब नए परिस्थिति में जाते हैं तो नए परिस्थिति से समायोजित होकर उस पूर्व अनुभव का लाभ उठाते हुए हम उस नई परिस्थिति में कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम साइकिल चलाने आती है और हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल में भी हम बैलेंस बनाते हैं और गाड़ी कोई भी टू व्हीलर की अगर हम जो भी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान को, जो साइकिल को हमने बैलेंस करना सीखा, मेंटेन करना सीखा, उसका लाभ उठाते हुए हमने उस नई चीज को करना सीख लिया। ये होता है हमारा अनुभव का लाभ उठाना। जो हमने कुछ पुराना सीखा है उसको दूसरे सीखने में अप्लाई करके उस चीजों को सीख लेते हैं। ये हमारा होता है अनुभव का लाभ उठाना। थैंक यू ज्योति जी। क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं हो रही है, और कोई डाउट होता है तो आप लोग उसको बताते भी जाइए, तो मैं क्लियर भी करती जाऊंगी। ठीक है, संबंधों को समझने की योग्यता, हम एक समाज में रहते हैं, एक वातावरण में रहते हैं जहाँ पे हमसे बहुत लोगों का रिलेशन होता है। उन रिलेशन को समझने में किसकी सहायता होती है? बुद्धि की जगह। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसके साथ कैसा संबंध करेंगे, ये किस पे निर्भर करता है? हमारे इंटेलिजेंस पे, क्योंकि हम ह्यूमंस बींग्स हैं, हम जानवर नहीं है। जानवर हर किसी से एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को पता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट जो चलते हैं, हम करते हैं अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू हार्मोनाइज योर एनवायरनमेंट। ओके, मतलब कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालते हैं, उसकी नई नई चीजों को सीखते हैं, उस परिवेश में अपने आप को लाकर उस नए एटमॉस्फेयर में रहना सीखते हैं। ये होती है हमारी बुद्धि, क्योंकि हम बहुत बड़े समाज में हैं, हर चीजें डिफरेंट मिलेंगी, जहाँ हम जाएंगे हर जगह अलग होगा। हमारा घर का परिवेश अलग होता है, हमारा बाहर का परिवेश अलग होता है, हमारा स्कूल का परिवेश अलग होता है। इन सब के साथ में लेकर कैसे चलना है, इसकी योग्यता किसमें होती है? हमारी बुद्धि हमें सिखाती है कि हमें अपने समाज के साथ कैसा व्यवहार करना है और हमें कैसे रहना है वहां पर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को?
तो ये हमने पढ़ी बुद्धि की विशेषताएँ। कभी-कभी आपको ये 4 टॉपिक्स एग्ज़ाम में दे देते हैं, कोई एक चीज़ ऑड आपको छाँटना होता है या फिर एक देता है 3 ऑड रहते हैं, उसमें से करना होता है या ए और बी ऐसे करके दोनों चीज़ें आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। यूपी टेट, रीटेट ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं, ये आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटी पे ही निर्धारित होकर आते हैं कि आपने जो पढ़ा है, वो डिटेल में पढ़ा है या सिर्फ़ कॉन्सेप्ट बेसिस पढ़ा है। तो जो सीटेट आपका एग्ज़ाम लेता है, वो पूरे छान-बीन कर लेता है कि आपने हर एक चीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसलिए हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा और हर टॉपिक्स को बहुत ध्यान से लीजिएगा। इन्हीं टॉपिक्स में से वो लेता है, वो डायरेक्ट कभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लियर है मेरी बात आप लोग को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धि की थ्योरी, जो बता दूँगी, जो नाम से अक्सर पूछी जाती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के बेसिस में जो पूछे मैंने सारे उसमें देखा है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने उनके बेसिस पे इन लोग को ज़्यादा लिया, ज़्यादा करके गार्डनर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्पीयरमैन के, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। और ये बुद्धि के प्रकार हैं जो अमूर्त बुद्धि, जो हम अपने दिमाग से चिंतन करके सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, इसमें आपके लॉजिकल थिंकिंग आती है। जो लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, उन लोगों के लिए सामाजिक बुद्धि, जो हम अपने समाज में रह के समाज को देखकर तुरंत व्यावहारिक बुद्धि यूज़ करते हैं, जो उस समय तुरंत हमारे दिमाग में आता है, उनके अकॉर्डिंग जो हम कर लेते हैं, जुगाड़ के द्वारा कोई चीज़ कर लेना, वो होता है हमारा सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि वो होता है या इसको हम कह सकते हैं मूर्त बुद्धि, जो चीज़ें हम सामने देखकर और उसके उसमें अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें मेन रूप से आपके मैकेनिक्स हो गए और तरह डिफरेंट जो जॉब्स करते हैं वो लोग रिलेटेड हो गए। ये बुद्धि के प्रकार मेन रूप से थॉर्नडाइक जी का है, इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, वो अपनी थिंकिंग हाइपोथेसिस हर चीज़ को मतलब तोड़-मरोड़ के हर चीज़ को देखना, सोचना, फिर अपनी एक थिंकिंग देते हैं। सामाजिक बुद्धि वो होते हैं जो हम अपने समाज में रह के उसको देखते हुए व्यावहारिक बुद्धि कह सकते हैं, उस समय जो यूज़ करते हैं। जैसे घर के कामों में यूज़ करते हैं हम लोग, बाहर जाते समय बाज़ार, मार्केट में जो हम तुरंत जो हमारे पास थॉट आता है उस परिवेश को देख के कि हमें क्या करना चाहिए, वो होती है हमारी सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि होती है मैकेनिकल चीज़ों से, जिसमें हम अपना गुणा भाग करके जो देखकर कर सकते हैं, वो होती है हमारी यांत्रिक बुद्धि। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए, ये बुद्धि के प्रकार उन्होंने 3 बाँटे थे और जो थॉर्नडाइक जी की थ्योरी है वो इसी पे रिलेटेड है। चलिए, फिर फर्स्ट जो हमारा आता है कि बुद्धि निर्माण के सिद्धांत क्या-क्या हैं। फर्स्ट हमारा थ्योरी आता है एक खंड थ्योरी, जिसे यूनिटरी मेथड की थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को दिया था अल्फ्रेड बिने जी ने दिया था, वो 1911 में। और इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था टर्मन और स्टर्न और एम्बिंगहॉस के द्वारा था। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि में जो कार्य होता है, जो हमारा ये जी फैक्टर होता है, यही मेन सारे बुद्धि को हमारे लेकर चलता है। ये जो होता है यही होता है, जिसके अंदर ये होता है वो सभी कार्यों में बेस्ट है, सभी कार्य कर सकता है। जिसके पास नहीं है तो वो किसी भी कार्य में नहीं कर सकता। यानी कि बुद्धि को हम खंड में नहीं बाँट सकते। ये जी फैक्टर ही जो होता है, जो हमें हर तरह के कार्य करने के लिए योग्य होता है। हमारे हर क्षेत्र में यही जी फैक्टर काम आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जिसके पास ये जी फैक्टर होगा वो हर फील्ड में अच्छा होगा, जिसके पास नहीं होगा वो हर फील्ड में अच्छा नहीं होगा। इसलिए इनके सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास जी फैक्टर होगा वही कार्य कर सकता है। क्लियर है? इनके थ्योरी में बस इतनी ही बात थी कि इन्होंने बुद्धि को खंड में नहीं बाँटा, उन्होंने बोला बुद्धि बस एक ही फैक्टर है, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती है और यही सारे काम को करने के लिए आगे बढ़ाती है। इनकी थ्योरी को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि सब में जो बुद्धि होती है सर्वव्यापी एक ही होती है, सारे हमें हर कार्य क्षेत्र में जो कार्य करने की जो योग्यता होती है, सब में समान होगी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं 2 खंड या टू फैक्टर थ्योरी, जो डॉक्टर चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था।
ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इनके अनुसार बुद्धि की संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है हमारा जनरल फैक्टर या सामान्य बुद्धि। दूसरा इन्होंने बोला स्पेसिफिक फैक्टर यानी एक्स फैक्टर यानी किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करना। ठीक है, जिन जनरल फैक्टर यानी जी फैक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और स्पेसिफिक फैक्टर यानी किसी विशेष क्षेत्र में हमारी विशिष्ट योग्यता है किसी स्पेशल क्षेत्र में किसी कार्य को करने की। क्लियर है मेरी बात? तो ये किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये थ्योरी काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो इन्होंने जनरल फैक्ट की बात की, सामान्य कारक की, इन्होंने बोला कि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और इसकी एक सामान्य योग्यता होती है और ये सभी व्यक्तियों में कार्य करती है। मतलब हर व्यक्ति हर काम को थोड़ा या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन उसकी एक विशेष योग्यता होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में परिलक्षित होती है। उसको हम कैसे पहचानते हैं? उस सामान्य योग्यता के आधार पर ही पहचानते हैं कि इसकी किसी क्षेत्र में कार्य करने की विशेष योग्यता है और उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? प्रशिक्षण द्वारा। ठीक है, जो जनरल फैक्टर होता है, जो जनरल एबिलिटी होती है, ये सब में कॉमन होती है, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम। और इसी जनरल फैक्टर के आधार पे एक स्पेसिफिक फैक्टर होती है जो हमें स्पेशल फील्ड में होती है किसी विशेष कार्य करने की योग्यता जिसको हम प्रशिक्षण द्वारा और बेटर करते हैं। जनरल फैक्टर के बारे में नहीं कहा ये मानसिक ऊर्जा है मतलब सभी कार्य करने का एक जो सेंटर पॉइंट कौन सा है हमारा जी फैक्टर है ओके। इसकी मात्रा सभी व्यक्ति में क्या होती है अलग अलग थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है और ये क्या होती है जन्मजात होती है सभी व्यक्तियों में ये पाई जाती है और इसको प्रशिक्षण के द्वारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं ये क्या होती है इसका प्रशिक्षण पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है और ये जन्मजात होती है और ये स्थिर होती है। फिर इन्होंने एक बात कही जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये जनरल फैक्टर से आता है कि कोई व्यक्ति जैसे खेलता है खेलते सभी हैं लेकिन जो एक व्यक्ति किसी खेल में बहुत अच्छा होता है उसकी रुचि बहुत अच्छी होती है वो हम किसके बेसिस पे जान गए कि ये खेलना बहुत अच्छा जानता है अगर हम इसको प्रशिक्षित करें तो इसका इस क्षेत्र में जो ज्ञान है वो और अधिक बढ़ सकता है। तो जहाँ पे इन्होंने विशिष्ट कार्य की बात की, स्पेशल फैक्टर की बात की, ये बोला कि एस कारक जन्मजात नहीं होते हैं, ये हमारे जो जनरल फैक्टर हैं उसी से आते हैं। उसमें एक थोड़ा ज़्यादा किसी के अंदर जैसे कोई व्यक्ति गाता बहुत अच्छा है, पता है मुझे वो गा रहा है। हर व्यक्ति अच्छा नहीं गाता लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। अगर हमें पता चल गया कि इसका जनरल फैक्टर ये गाता बहुत अच्छा है, अगर इसको हम प्रशिक्षित करें तो ये और अच्छा गा सकता है। तो ये हो गया उसका स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं प्रशिक्षण और अपने अनुभव द्वारा मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जैसे ट्रेनिंग पाकर एक सिंगर क्या हो सकता है जो गाना गाता है वो एक सिंगर बन सकता है। ठीक है, एक चित्रकार क्या है वो चित्रकारी कर सकता है। और ये दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं जरूरी नहीं कि एक एक व्यक्ति जो गाना गाता है वो और चीजें नहीं कर सकता वो और भी चीजें कर सकता है मतलब अगर वो गाना गाता है तो हो सकता है वो चित्रकारी भी बहुत अच्छा कर सके या ऐसा हो सकता है वो गाना गाता है पर चित्रकारी अच्छा ना करता हो। मतलब जो भी हमारे स्पेशल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते कि आपको ये गुण आता है तो जरूरी है कि आपको दूसरा भी आपके अंदर गुण हो एबिलिटी हो। ठीक है, और जो हमारा एस फैक्टर होता है वो परिवर्तनशील होता है क्योंकि हम उसको शिक्षण द्वारा और अच्छा कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो बात की कि ये विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग मतलब हर व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, तो ये सब में एक जैसे नहीं पाए जाएँगे, हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। ठीक है? जो जनरल फैक्टर होता है, उसमें सारी हमारी योग्यताएँ होती हैं, वो एक सामान्य बेसिस पे होती हैं। जैसे हम बनाते भी हैं, खाते भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, पर हर चीज़ में अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर गुण है। पर किसी की बहुत अच्छी होती है, अगर उसकी अच्छी है तो हम उसको प्रशिक्षण द्वारा बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो हमारी होती है स्पेसिफिक फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे एक म्यूजिशियंस है, ये इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई कि वो उसके अंदर संगीत सीखने की इच्छा थी, जो उसकी विशेष रुचि उसमें ज़्यादा अच्छी थी। इसे हमने क्या किया प्रशिक्षण द्वारा अच्छा किया और ये एक म्यूजिशियन बन गया। उसी तरह
क्रिकेटर वो खेलते हम सभी हैं, खेलना सबको आता है, थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम। लेकिन इनके अंदर क्या है, इस चीज़ को सीखने की, करने की योग्यता ज़्यादा अच्छी है, जिसे हमने प्रशिक्षण के द्वारा और अच्छा कर दिया और ये क्या बन गए, क्रिकेटर बन गए। क्लियर है मेरी बात आप सबको? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हमारी हो गई जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि टू फैक्टर्स थ्योरी किसने दी, तो ये स्पीयरमैन ने दी और इन्होंने दो फैक्टर्स की बात की, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने जनरल फैक्टर को एक मानसिक ऊर्जा कहा, सारे कार्यों का जो स्रोत है वो क्या है, हमारा जी फैक्टर है, उसके ही बेसिस पे क्या ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, ये जन्मजात होती है और ये स्थिर होती है। इसके द्वारा ही किसी व्यक्ति की योग्यता को पहचान लिया जाता है, किसी स्पेशल फील्ड में वो बहुत अच्छा कार्य करता है, जिसे हम प्रशिक्षण द्वारा और अच्छा कर देते हैं, जो उसकी एक विशिष्ट योग्यता बन जाती है, वो होती है हमारी स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होती है, ये जन्मजात नहीं होती, इसको हम अर्जित करते हैं और इसको प्रशिक्षण के द्वारा हम और अच्छा कर लेते हैं और किसी फील्ड में हमारी योग्यता प्रदर्शित होने लगती है और ये परिवर्तनशील होती है। क्लियर है मेरी बात आप लोग को यहाँ तक? चलिए, तो अभी तक हमने टू फैक्टर्स, दो थ्योरी को पढ़ लिया। नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो आती है स्टर्नबर्ग की ट्राइकेटिक थ्योरी, यानी त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी में बात की कि बुद्धि क्या होती है, तीन तरह की होती है, एनालिटिक यानी विश्लेषणात्मक, क्रिएटिव यानी रचनात्मक और प्रैक्टिकल यानी जो कि व्यवहारिक थ्योरी होती है। फर्स्ट जो हम बात करते हैं एनालिटिक थ्योरी की। एनालिटिक थ्योरी जो इन्होंने बोला, स्टर्नबर्ग ने जो दिया एनालिटिक्स में, इसमें इन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति किसी चीज को, समस्या में अगर वो पढ़ता है तो वो किस बेस पे हल करता है, वो उसके पूरे कंपोनेंट्स को खोलता है, तोड़ता है, फिर वो उसको जोड़ता है, इसके रीजन को जानता है कि आखिर कोई चीज क्यों ऐसी है। यानी कि जो सोच होती है वो बहुत हाईली सोच होती है। एक तरह से कह सकते हैं इसमें वैज्ञानिक आते हैं और हमारे जो मैथमेटिशियन हुए ये लोग आते हैं कि हर चीज के पीछे लॉजिक निकालना, रीजन करना कि कोई चीज आखिर ऐसी क्यों है, फिर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना, वो हमारी आती है विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्लियर है? चलिए, थैंक यू संध्या जी। चलिए, ये होती है हमारी विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे एनालिटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी किसी चीज को कंपेयर करना, मूल्यांकन करना, उसके बाद एनालाइज करना कि कोई चीज आखिर है तो क्यों है, ये इससे बेटर है तो क्यों है। ठीक है, फिर उसका मूल्यांकन करना कि अगर ये बेटर है तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज है कि ये बेटर है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो निर्धारित करते हैं कि ये चीज सबसे अच्छी है। ये होती है हमारी एनालिटिक थिंकिंग। और ये इस तरह की सोच जो करते हैं वो बहुत हाईली होते हैं इंटेलिजेंस में। इसमें हमारे वैज्ञानिक आते हैं, मैथमेटिशियन आ गए, जो एक कल्पना का निर्माण करते हैं, उस कल्पना को लेकर चलते हैं, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए, फिर आगे हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग यानी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रचनात्मक। ठीक है, यानी इसमें क्या है, इनसाइट अपने अंदर की सोच से, मतलब कुछ जो नया जो भी चीज है उसमें कुछ नया जोड़ना, क्रिएटिव करना, कुछ नई चीज बनाना, जोड़ना, बना के उसके बारे में सॉल्यूशन निकालना, वो क्या होती है हमारी क्रिएटिव रचनात्मक थिंकिंग। यानी पूर्व अनुभव के आधार पे नए अनुभव से कुछ सीखकर नया निर्माण करना, वो हमारी होती है क्रिएटिव थिंकिंग। प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या होती है, डीलिंग विथ एवरीडे टास्क, जो हम अपने रोज के कार्य में करते हैं। किचन में अगर कुछ खराब हो गया तो हम जुगाड़ से क्या करते हैं, हमारी अगर मिक्सर ग्राइंडर अगर नहीं चल रहा है तो उसमें हम बहुत सारे टेक्निक्स अपने यूज करते हैं, गैस में जलते हैं, दूध में से पनीर कैसे बना, मतलब ये सब क्या होती है हमारी जो डीलिंग, जो हम पर डे अपने व्यवहारिक जीवन में यूज करते हैं, सब्जी से, बायर लेने से, खरीदने वाले से, हर चीज में उसको देखते हुए अपने जुगाड़ से कोई कार्य को कर लेना, उस वो होती है हमारी सामाजिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, जो हम अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए रोज उसको करते आते हैं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम उस समय एक टेम्पररी, जो हमारे समय दिमाग में जो काम आता है, हम उसके आधार पे उस काम को चला लेते हैं, वो हमारी होती है
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्लियर है मेरी बात आप सबको? थैंक यू ज्योति जी। चलिए आप लोग को क्लियर हो रहा है बात। तो अभी हमने स्टर्नबर्ग की ट्रैकेगेट थ्योरी पढ़ी, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को कोई क्लियर नहीं हुआ? इन्होंने 3 चीज़ों की बात की। एबीपी से भी आप याद कर सकते हैं, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। एनालिटिक में वो लोग आते हैं जो बहुत हाईली थिंकिंग होते हैं और इनकी जो सोच होती है वो अपनी कुछ निर्माण कल्पना किसी चीज को विश्लेषण करके उस चीज पर एक प्रॉपर सॉल्यूशन पे पहुंचना। क्रिएटिव थिंकिंग वो होती है जो हमारे पूर्व अनुभव पे आधारित कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना। ठीक है, जैसे बच्चा होता है तो वो क्या होता है, वो गाड़ी को पहले तोड़ता है, जोड़ता है, फिर कुछ उसमें सोचता है, नया चीज बनाने की कोशिश करता है। वो होती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक थिंकिंग। प्रैक्टिकल थिंकिंग जो हम अपने घर में करते हैं, बाजार में करते हैं, अपने ऑफिस वर्क में करते हैं, जो उस समय हमारे दिमाग में आता है समाज परिवेश को देखते हुए जुगाड़ वाला कार्य करना, वो होती है हमारी प्रैक्टिकल थिंकिंग। चलिए फिर यहाँ पे हमने 3 थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अब आगे की थ्योरी को बात करते हैं क्योंकि लास्ट जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक इन्होंने दिया बहुआयामी सिद्धांत। ओके, एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनैतिक समझ, समस्या समाधान से संबंधित नेतृत्व गुण इत्यादि होना। इनका कहना था कि एक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि अगर वो मैथ में तेज है तो वो उसी में तेज है, उसके अंदर वो सब सर्वश्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान है। इनका कहना था कि एक व्यक्ति क्या होता है, वो उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे एक अगर राजनीतिज्ञ है तो उसके अंदर सामाजिक समझ भी होगा, समस्या को समाधान भी कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति एक गुण से नहीं, उसके अंदर कई कौशल भी हो सकते हैं, यानी एक योग्यताओं का समूह कह सकते हैं। कैली जी और थर्स्टन जी ने इस पे विशेष कार्य किया। कैली जी के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। इन्होंने जो बताया कि हर व्यक्ति में डिफरेंट डिफरेंट जो योग्यताएं बांटे, उन्होंने बांटा वाचिक अधिगम यानी वर्बल लर्निंग, ठीक है, गामक जो हमारी पेशी होती है, न्यूमेरिकल, यांत्रिक, ठीक है, संगीतात्मक, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता या रुचि और शारीरिक योग्यता। इन्होंने बुद्धि को इन 7 भागों में कैटेगराइज किया और उन्होंने बोला बुद्धि जो हमारी होती है वो 7 प्रकार की होती है। थर्स्टन ने इस पे विशेष कार्य किया। इन्होंने क्या दिया, समूह कारक सिद्धांत दिया। बुद्धि के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, यानी इन सब योग्यताओं का हमारा क्या है, बुद्धि एक समूह है, वो अलग अलग नहीं है, इन सब साथ में लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में है तो जरूरी नहीं है कि वो अन्य क्षेत्र में योग्य ना हो। एक व्यक्ति 2 या 3 से अधिक क्षेत्रों में योग्य हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो अपने टीचिंग में या डॉक्टरी ये सब स्किल्स में बहुत ज्यादा होता है कि यानी एक जो शिक्षक है वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकता है और जो सीखने वाला है वो डिफरेंट विधियों से भी सीख सकता है। यानी किसी भी सीखने का एक जो कह सकते हैं केवल एक वे से नहीं, वो कई तरीकों से सीखता है और कई तरीकों से उसे सिखाया जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए फिर आगे इनका हम पढ़ते हैं जो थर्स्टन जी ने थ्योरी दिया इंटेलिजेंस का। इन्होंने क्या दिया कि वर्बल, पहला इन्होंने जो दिया वर्बल एबिलिटी यानी वर्बल कॉम्प्रोनेंस, किसी चीज को बोलने की शाब्दिक योग्यता बहुत ज्यादा किसी में होती है, बातों को बहुत अच्छा समझना और बोलना। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे वकील आएंगे जो उनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हर चीज़ों को बहुत अच्छे से कह सकते हैं। एक शिक्षक भी आ सकता है क्योंकि उसकी भी रीडर बोल सकते हैं, एक राइटर बोल सकते हैं, जिनकी बोलने, समझने, भाषा का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है। ठीक है? मतलब वो बहुत अच्छा वार्तालाप करता हो। वर्ड इन्फ्लुएंस यानी कि जिसकी बोलने बातों जो शब्दों की नम्यता है, प्रवाह है, वो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा लिंग्विस्ट हो, बहुत अच्छी बात करने की हर किसी का बात करने का तरीका होता है। किसी को हम बोलते हैं बहुत रूड बोलता है, किसी को बोलते हैं बहुत सॉफ्ट बोलता है, तो ये उसकी बोलने की फ्लुएंसी हो गई। ठीक है? परसेप्चुअल स्पीड यानी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी चीज को देख के बहुत अच्छा किसी को समझना, वो उसकी होती है परसेप्चुअल स्पीड। ठीक है, इन सब मेमोरीज को मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताते जाती हूँ ताकि आपको जब भी ये हिंदी में या इंग्लिश में आए तो ये आपसे पूछ सकता है कि ये 4 है, 4 में से कौन सा एक ऑड है जो इनकी थ्योरी में नहीं है। जो इन्होंने 7 दिया, ये 7 तो अगर आपको याद रहेंगे तो आपको इवन या ऑड कुछ भी आता है आप उसमें बता सकेंगे। ठीक है, मेमोरी,
यानी स्मृति किसी की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है, किसी चीज को देख के बहुत जल्दी याद करना। जैसे आपने राज्य पिक्चर में देखा होगा कि आपकी मैंने जर्नल्स पे लिया है कि जो आलिया भट्ट होती है उसको नंबर्स बहुत जल्दी याद होते हैं, जो उसकी मेमोरीज होती है वो बहुत तेज है। मतलब किसी चीज को सीखने करने की क्षमता जो होती है उन किसी में बहुत ज्यादा होती है कि वो किसी चीज को देख के बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उनकी जो स्मृति होती है, जो याद करने की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जिनके अंदर गणितीय जो कह सकते हैं संख्यात्मक जो योग्यता होती है बहुत ज्यादा होती है। इसमें हमारे मैथमेटिशियंस आ सकते हैं, वैज्ञानिक आ सकते हैं, अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, जिनकी जो मैथमेटिकल पावर्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसी चीज को ये सब फॉर्मूलाज वगैरह को नंबर्स में जो भी होते हैं उनको सीखने की योग्यता बहुत ज्यादा होती है। फिर स्पेशल एबिलिटी यानी स्थानिक या कह सकते हैं कि स्थानिक या किसी चीज को देखकर प्रतिमा के रूप में इमेजिनेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसको अपनी मानसिक जो भी है आपकी उसमें बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। किसी प्रतिमा को देखकर वो अपने कैनवस पे उतार लेना, ये क्या होती है उनकी स्पेशल एबिलिटी। यानी कि स्थान को देखकर उसके बारे में अनुमान लगा लेना, सही सही कर लेना। इसमें हमारे इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, मूर्तिकार हो गए, इन लोगों की क्या होती है स्पेशल एबिलिटी होती है कि किसी चीज को देख के अपनी इमेज बना लेना और उस इमेज के आधार पर उस चीज को सॉल्व कर लेना। क्लियर है मेरी बात आप सबको? चलिए फिर रीजनिंग। रीजनिंग ऐसे लोग में होती है जो किसी भी चीज को तुरंत नहीं मान लेते, हर चीज पे रीजन करते हैं, तर्क करते हैं, फिर उसके बेसिस पे वो अपना निर्णय लेते हैं। ये 7 तरह के उन्होंने प्राइमरी कहा कि इन सब क्या होता है, ये सब समूह में कार्य करते हैं। जरूर एक एक व्यक्ति में 2 से 3 भी अधिक हो सकते हैं इन सब चीजों को सीखने, किसी में ये स्पेशल होती है। ठीक है, मतलब जो एक प्राथमिक समूह के रूप में कार्य करती हैं ये सब बुद्धि, विशेष क्षेत्रों में विशेष योग्यता एक व्यक्ति दिखाता है। और ये सब में थोड़ी थोड़ी तो होती है, किसी में जिसमें ज्यादा होती है वो उसकी स्पेशल एबिलिटी हो जाती है। फिर हम पढ़ते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, जो गार्डनर जी ने दी। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आपके आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वर्बल, मैथमेटिकल, स्पेशल, बॉडी काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल। ठीक है, ये जो इन्होंने 8 प्रकार के बताए, तो हम एक एक करके बताएंगे, जैसा मैंने आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करके दिखाया है। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक आप लोग को बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं गार्डनर जी के सिद्धांत की। ठीक है, इस सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर जी ने दिया था। इन्होंने बोला कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि क्या है, भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर एक बुद्धियों का समूह है। यानी कि हर बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है और एक ग्रुप में है। ठीक है, इन्होंने जो बताया कि किसी एक व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि नहीं होती है। इन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति जो मैथ में इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं कि वो वही बुद्धिमान है। एक व्यक्ति वो भी बुद्धिमान होगा जो हर एक क्षेत्र में विशेष योग्यता दिखाता हो, वो भी बुद्धिमान होता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्षेत्र में अगर बुद्धिमान हो तो वो दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकता, वो उस क्षेत्र में भी बुद्धिमान हो सकता है। अर्थात कि यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि है तो उसे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वो अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। पहला जो हमारा बताया वो क्या बताया कि शारीरिक या हम बोल सकते हैं दैहिक इंद्रिय गति, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक एबिलिटी। ये संपूर्ण शरीर पे जो अपने शरीर की मांसपेशियां होती है उस पे उनका नियंत्रण बहुत अच्छा होता है। वो अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो हमारे फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ये सबको यूज बहुत अच्छे से कर लेता है। यानी उसका अपने शारीरिक शक्तियों पे, अपनी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो, वो होते हैं हमारे दैहिक इंद्रिय गति एबिलिटी। इसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं? इसमें हम जिम्नास्टिक को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने हाथ पैर का यूज बहुत अच्छा करते हैं। मार्शल आर्ट जो सिखाते हैं उनको हम बोल सकते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, और कौन हो सकते हैं? खिलाड़ी हो सकते हैं,
जो खेल खेलते हैं वो भी अपने हाथ-पैर का जिसमें हम अपने फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स इन सब का यूज़ बहुत अच्छे से करना आता है उनको अपने बॉडी पे जो कहते हैं ना, अपने शरीर की मांसपेशियों पे नियंत्रण अपने बॉडी होल्डिंग का बहुत अच्छा आता है। एक न्यूली एग्ज़ाम्पल में आप बाबा रामदेव जी को भी देख सकते हैं, जो अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ लेते हैं। वैसा हम नॉर्मली नहीं कर सकते, ये विशिष्ट लोगों में ही होता है, जो इसमें स्पेशल होते हैं, जो प्रशिक्षण द्वारा उसे और ज़्यादा अच्छा करते हैं। इसमें हमारे सर्जन भी आते हैं, ठीक है? उनके हाथों का इस्तेमाल कितना अच्छा है, वो चीज़ देख सकते हैं और जो डांस करते हैं, वो आ सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस आ सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने शारीरिक कौशल अच्छा दिखा सकते हैं, अपने मांसपेशियों का यूज़ बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो दूसरों की भावना, इच्छाओं, प्रेरणाओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा एक क्या कर सकते हैं सजेशन दे सकते हैं, व्यवहार बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग क्या होते हैं एक दूसरे से रिलेट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे केवल एक अकेले नहीं इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और उनकी भावनाओं, फीलिंग्स को बहुत अच्छा जानते हैं। इसमें हम किसको कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक जब भी हमको काउंसलर की ज़रूरत होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? एक मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, ताकि वो उसकी भावना, इच्छा, उसके संवेगों को समझ के एक उसकी एक अच्छी थेरेपी दे सके, उसकी एक समस्या का एक प्रॉपर समाधान कर सके। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो सोशल समाज को लेके चल रहा है, अगर वो दूसरों की भावना, इच्छाओं को समझेगा तभी तो वो किसी के लिए अच्छा कार्य कर पाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं इंटरपर्सनल हो सकते हैं, धार्मिक नेता हो सकते हैं, हमारे गाइडेंस हो सकते हैं, जो काउंसलर होते हैं वो लोग हो सकते हैं, कि वो दूसरों के व्यवहार और इच्छाओं को समझ के एक अच्छा सॉल्यूशन देना, उसमें वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है अंतःव्यक्तित्व, यानी आपके एक इंटरपर्सनल हो गए और एक इंट्रापर्सनल हो गए, यानी कि जो अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बहुत अच्छे से समझते हों। यानी यहाँ पे वो खुद को रिलेट करते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में कन्फ्यूज़ नहीं होएगा। इंटरपर्सनल हम दूसरों से इंटरैक्ट होते हैं, दूसरे तरीके को समझते हैं और इंट्रापर्सनल जो होते हैं वो अंतः व्यक्तित्व होते हैं, जो खुद के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसके बारे में अपना एक सही निर्णय ले सकते हैं। ऐसे लोग कौन से हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं बताइए? हाँ, ज्योति जी, सही बोल रही हैं। चलिए, थैंक यू, आपको बातें समझ में आ रही हैं और आप रिप्लाई कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, वो सब क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, फिर हम बात कर रहे थे अंतःव्यक्तित्व की, यानी इंट्रापर्सनल जो खुद के चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे समझ सके और अपने बारे में एक अच्छा निर्णय, अपनी इंटेलिजेंस को अच्छे यूज़ कर सके। ठीक है? ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? फिलॉसफर हो सकते हैं, पोएट्स भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को कविताओं के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे ये इंट्रापर्सनल में आ गए। फिर हम बात करते हैं वर्बल या लिंग्विस्ट। ठीक है? लिंग्विस्ट वो लोग जिनका भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। भाषाई ज्ञान में जो भाषा को बहुत अच्छा समझते हैं और उसको बोलते बहुत अच्छा है। ऐसे लोग कौन होंगे आप बताइए? हाँ, सोच समझ कर। हाँ, और भाषा वाले कौन हो सकते हैं जो भाषा का बहुत अच्छा यूज़ करते हों? ऐसे लोग कोई आपके दिमाग में आ रहे हैं जिनका वो लोग कौन होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हों, बहुत अच्छे भाषा में सबको लपेट लेते हों? ऐसे लोग कौन होंगे? बताइए।
चलो भाषा का लिंग्विस्ट, जिनको भाषा का प्रयोग करना बहुत अच्छा आता हो, जो अपनी इंटेलिजेंस उसमें लगाते हो, ऐसे लोग कौन होंगे? जैसे मैंने आपको पिक्चर में यहाँ एबीसी कर मतलब इनको जो होता है, जो भाषा की नॉलेज होती है इनकी बहुत अच्छी होती है और वो अपने भाषा से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, यानी जो उनकी भाषाई कौशल है वो बहुत अच्छी है, उसमें वो बहुत अच्छे हैं, उसमें उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा यूज होता है। ऐसे लोग कौन होंगे? चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें आपके लेखक हो गए, टीचर्स हो गए और एक तरह से हम नेता लोग भी बोल सकते हैं, इनको बोलने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। बोलने से अपने बातों से प्रभावित करते हैं, जो भाषा का योग करते हैं। मेन रूप से जो भाषा में लिखने, पढ़ने जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी कह सकते हैं कि लिखने लेखक होते हैं, इनका लिखने का बहुत अच्छा होता है, यानी भाषा का ज्ञान जो है उनका बहुत अच्छा है, वो उसको उसमें अच्छे यूज़ कर रहे हैं। रीडर हो गया, जो लेक्चर दे रहा है थ्रू पे मतलब भाषा का ज्ञान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी वो हमारे इस इंटेलिजेंस में आएँगे। कवि भी हो गए, ठीक है? फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मतलब यानी इसमें जो मैंने बोला कि जिनका भाषाई ज्ञान बहुत अच्छा हो, जो अपने बातों से अपनी भाषा अपने शब्दों के प्रवाह से किसी को भी मोह लेना। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी बहुत अच्छा, मतलब आपको बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। थैंक यू। फिर जो हम बात करते हैं तार्किक गणितीय गणना, ये सब लोगों ने बोला कि जो उनके आपने पढ़ा अ, सबकी थ्योरी में पीछे जो मैंने आपको बताया कि तार्किक क्षमता या न्यूमेरिकल थिंकिंग जिसमें बहुत हाईली थिंकिंग के लोग आते हैं, जो आपने स्टर्नबर्ग को पढ़ा और गार्डनर को पढ़ा और थॉर्नडाइक जी को पढ़ा, इन सब लोगों ने इसकी बात की कि जो एक ये बुद्धि के जो होते हैं वो अमूर्त चिंतन की बहुत अच्छी होती है, किसी कल्पना को निर्णय को लेने में बहुत ज़्यादा हाईली इनकी जो इंटेलिजेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र बुद्धि में ये लोग आते हैं। मतलब इनकी मैथमेटिकल संख्याओं से खेलने की जो वो होती है तर्क वितर्क करने की जो योग्यता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में कौन आते हैं हमारे मैथमेटिशियन आ गए, फाइनेंसियर आ गए, अकाउंटेंट्स आ गए, हमारे साइंटिस्ट भी इसी में आते हैं ताकि ये एक क्या होता है ये किसी कल्पना को बनाते हैं, उस कल्पना पे चलते हैं, फिर अपना एक निष्कर्ष और विश्लेषण निकालते हैं। किसी भी चीज़ को तुरंत ये जो सामने दिखा उसको मान नहीं लिया, हर चीज़ का तर्क-वितर्क अच्छे से करते हैं, फिर उसकी एक कल्पना के बेसिस पे ये अपनी जो समस्या का समाधान है उसको करते हैं। इनकी जो नंबर से संख्याओं की जो इनकी योग्यता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर बेसिक यानी स्पेशल विजुअल जो आपको पीछे थर्स्टन जी ने कहा वो भी इसमें इंक्लूडेड है कि मतलब किसी स्थान को या किसी प्रतिमा को देखकर उसका इमेज कर लेना, उसके बारे में अच्छा सा सॉल्यूशन दे देना, वो क्या होता है हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, यानी स्थानिक बुद्धि जिसको कह सकते हैं या देशिक बुद्धि। ऐसे वक्त क्या होता है स्थानिक आयामों जैसे हमारे आर्टिकेट हो गए या जो हमारे घर का नक्शा बनाते हैं, जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्थान और जगह को देख के बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पे कमरा बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगा, ये कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। या फिर हम मूर्तिकार कह सकते हैं, जो किसी चित्र को अपने कल्पना के द्वारा आपके कैनवस पे उतारता है या मूर्ति बनाता है, ठीक है? पेंटर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी चीज़ को देख के उसको समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और उसको उस चीज़ का अच्छा न समस्या का समाधान करते हैं। ये हर किसी में नहीं होता है। हर कोई मूर्तिकार, हर कोई चीज़ में आगे नहीं होता। ये इन लोगों की स्पेशल जो क्वालिटी होती है, जो प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ जाती है, वो हमारे आते हैं आपके स्पेशल विज़ुअल में, ठीक है? क्लियर है? देसी या स्थानिक बुद्धि जो कहते हैं हम। किसी चीज़ को देख के इमेज कर लेना और उस इमेज को वास्तविकता के रूप में परिवर्तित करना। क्लियर है? ठीक है, इसमें हमारे कौन-कौन से आएँगे, विमान चालक भी आएँगे, ठीक है? जो सही दिशा में किधर वहाँ अपने यान को लेके जाना है, वो चित्रकार हो गए, नाविक हो गए, मूर्तिकार हो गए, साज-सज्जा जो इंटीरियर डेकोरेटर है, वो हो गए। ये लोग हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक जो इन्होंने और बताई थी, वो क्या बताया था? आपका
संगीत म्यूजिशियन, जैसा कि आप नाम ही से जान रहे हैं, हर कोई गाना नहीं गा सकता है, लेकिन किसी के अंदर ये क्वालिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, जिसे हम प्रशिक्षण द्वारा अच्छा बना सकते हैं। ये कौन सी के जिसके सिंगिंग बहुत अच्छी हो या वो अच्छा संगीतकार हो, म्यूजिशियन हो, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। प्राकृतिकवादी यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिनकी प्राकृतिक चीजों में बहुत ज्यादा रुचि हो, जो पेड़ पौधों, जीव जंतु ये सब चीजों को देखते हैं ना, समझते हैं, वो लोग इसमें कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक गार्डनर भी है, ठीक है, जो प्राकृतिक से रिलेट है, जो प्राकृतिक चीजों को जानता है, समझता है, जानने की कोशिश करता है, मतलब उसका जो भी नेचर है, एनवायरमेंट है, उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व है। उन लोगों को हम इसमें करते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिकवादी यानी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी उनकी जो रुचि होती है वो किसके, अपने प्रकृति के प्रति ज्यादा होती है, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इन लोगों को क्या होता है, पेड़ पौधे पत्तियों के साथ रहना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, उसके बारे में ये ज्यादा रुचि लेते हैं, उसके बारे में ये जानना ज्यादा पसंद करते हैं। वो हमारे किस में आते हैं, प्राकृतिकवादी में। इसमें हम वनस्पतिज्ञ जो हमारे होते हैं उनको कह सकते हैं, वातावरण विशेषज्ञ होते हैं जो भौतिक विज्ञान से जो भी रिलेट करते हैं, नेचर से रिलेट करते हैं, उन लोगों को हम इसमें जोड़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो रही होगी बात, और कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को यहाँ तक की बात समझने में, जितनी भी मैंने थ्योरीज बताई, 2-3 थ्योरीज जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, आगे भी मेरा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, उसमें आप लोग को बता दूंगी, जिनसे एग्जाम में आते हैं। मेन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इन लोगों के पूछे जाते हैं। ये 8 प्रकार आप याद रखना, ये 8 प्रकार आपको याद रहेंगे, सीटेट में अक्सर पूछे गए हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। कल जो मैं आपको टॉपिक लाऊंगी वो मानसिक जो आपका मानसिक आयु का प्रत्यय है उस पे पढ़ाऊंगी, और इससे रिलेट में कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में ये किस तरह से आते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स वगैरह की जो भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉल करना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी स्टार्ट हो चुका है, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको नोट्स, एमसीक्यू हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और जो लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, जो हमारी पीजीटी टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग सीटेट की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उस सीटेट का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोग मन लगाकर अपनी पढ़ाई करिए, और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासेस ले लीजिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें मोटिवेट करता है। तो आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। आपको अच्छी लगती है तो भी फीडबैक दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो भी बताइए, और कुछ गलती होती है तो भी बताइए, क्योंकि हम ह्यूमंस बीइंग्स है, गलतियां हम सबसे होती हैं, और हम गलतियों से ही कुछ नया सीखते हैं। तो हमारी जो भी गलती हो आप उसको बता देना, तो मैं चाहूंगी कि मैं इसको इम्प्रूव करूं, और मेरी क्लास अगर अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।